फ्रेंड, तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज आज का वीडियो ये है दोस्तों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के दोस्तों फिलअप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम लोग 150 से ऊपर यहाँ पे कर चुके थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का। तो दोस्तों अब हम अगले सब्जेक्ट में आ चुके हैं, मतलब पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम एक ही वीडियो में दोस्तों 80 से 85 फिलअप देखेंगे। और दोस्तों इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है 80 से 85, और फिर दोस्तों लगभग आपको 50 से 60 जो होगा वो प्रीवियस ईयर वाला होगा सभी ईयर्स के मिला के, तो उसको एक वीडियो में कर लेंगे और एक वीडियो ए होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। साथियों जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं कृपया पढ़ने पर लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय धीरे धीरे दोस्तों बहुत कम होते जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का, शिशु के सिर पर पाई जाने वाली जल शोधी सूजन। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों ऑडियमेटस स्वेलिंग होता है, मतलब दोस्तों शिशु के सिर पर पाए जाने वाला जो जल शोधीय सूजन है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों कैपट सक्सेडेनम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा क्या चीज़, कैपुट सक्सेडेनम। जी हाँ दोस्तों, कैपुट सक्सेडेनम, CUCCEDANEUM, कैपुट सक्सेडेनियम। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो शिशु होता है उसके सिर पर जो जल शोधी सूजन होता है, मतलब देखते होइएगा कि शिशु के दोस्तों जब बालक होता है, जब शिशु होता है तो उसके माथे पर आप उंगली धंसाइएगा तो वहाँ पे धंसता है, वही होता है दोस्तों क्या चीज़, जल शोधी सूजन। उसी में दोस्तों सूजन कभी कभी देखते होइएगा शिशु को आ जाता है ब्रेन में, मतलब सिर पे, तो ही होता है कैपुट सक्सेडेनियम। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा है मुख पाक, ओरल थ्रस किसके कारण होता है? दोस्तों बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि मुख पाक जो है किसके कारण होता है, तो कैंडिडा एल्बिकेंस। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं साथियों कि ये मुख पाक का मैंने दोस्तों ऑब्जेक्टिव डाला था, बहुत लोगों ने गलत बताया, बहुत लोगों ने गलत बताया, और बहुत लोग तो ये कहते हैं कि हम 1 महीना में तैयारी कर लेंगे, और एक छोटा सा क्वेश्चन डाले थे तो मैक्सिमम लोगों ने गलत बताया था। तो इसका मुख पाक का राइट आंसर क्या होगा, कैंडिडा एल्बिकेंस। तो ध्यान में रखिएगा कि मुख पास होने का कारण, ओरल थ्रस होने का कारण कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं, शिशु की खोपड़ी में और पेरियोस्टम के बीच में रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? दोस्तों जो शिशु है उसके खोपड़ी में और दोस्तों जो पेरियोस्टेरियम है उसके बीच में रक्त का इकट्ठा हो जाना दोस्तों क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पे कहलाता है सिफ्लोहेमेटोमा। जी हाँ दोस्तों, सिफ्लोहेमेटोमा। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि शिशु के खोपड़ी और पेरियोस्टियम के बीच में जो रक्त इकट्ठा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो सिफ्लोहेमेटा। जी हाँ दोस्तों, सिफ्लोहेमेटोमा। जी हाँ दोस्तों, सिफ्लोहेमेटोमा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सिफ्लोहेमेटोमा कहते हैं शिशु की खोपड़ी में दोस्तों जो रक्त इकट्ठा होता है पेरियोस्टियम के बीच में। चौथा है डैश, एक बहुत समान पाई जाने वाली अस्थि विकृति है। दोस्तों कौन सा है जो एक बहुत ही नॉर्मल सामान्य स्थिति है जो कि हड्डी के में प्रॉब्लम होता है, हड्डी में विकार समस्या होता है, वो है क्लब फुट। दोस्तों क्लब फुट एक ऐसा सामान है जो कि दोस्तों अस्थि में ये विकृतियाँ होता है, मतलब हड्डी में क्लब फुट होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो साथियों जैसे ये जो सिफ्लोहेमेटोमा है इसको आपको दोस्तों कॉपी पे लिख लेना होगा, ऐसे ऐसे वर्ड को कॉपी में लिख लिया कीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ हो गया, क्लब फुट होता है दोस्तों जो कि समान हड्डी का विकृति होता है, मतलब समस्या होता है। अब पाँचवा यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी होता है, सब लोग जानते हैं। 6 नंबर है एंटेरियर फंटाले डैश से डैश माह में बंद होता है। दोस्तों जो एंटेरियर फंटले है वो दोस्तों वो कितने माह में बंद होता है? तो 18 से लेकर 24 माह में बंद होता है, जो कि शिशु में ये एंटेरियर फंटले पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एंटेरियर फंटले कितने माह में बंद होता है? तो 18 से 24। नेक्स्ट है 7 में है पोलियोमेलाइटिस का उद्भावन काल कितना होता है? दोस्तों जो पोलियोमेलाइटिस है उसका उद्भावन काल कितना होता है? तो 7 से 21 दिन होता है, ध्यान में रखिएगा। टीबी का कितना होता है? 2 से 21 दिन होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पोलियोमेलाइटिस का 7 से 21 दिन होता है। ये दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड आपसे बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर है बच्चों का दस्त का पहला उपचार क्या है? दोस्तों जो बच्चा है उसके दस्त अगर होता है तो पहला उपचार क्या है? ORS घोल, क्योंकि जानते हैं दोस्तों कि जो बच्चे दस्त होता है उसमें जल का बहुत कमी हो जाता है, तो यही चीज़ें हैं, ORS दिया जाएगा पहला। 9वां है बच्चे में रिकेट्स की कमी होती है। बच्चे में किसके कारण से रिकेट्स होता है? तो दोस्तों विटामिन डी के कमी से जो है वो रिकेट्स होता है, या हड्डी का रोग होता है। 10वां यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, पोलियो वैक्सीन डैश बीमारी से बचाता है। दोस्तों पोलियो जो वैक्सीन है किससे बचाता है? तो पोलियोमेलाइटिस से बचाता है। दोस्तों पोलियोमेलाइटिस एक
तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो पोलियो वैक्सीन है वो पोलियोमाइलाइटिस से बचाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जो पोलियोमाइलाइटिस है यह क्या है, एक पोलियो का बीमारी है, उपचार होता है, जो कि हम इसको पोलियोमाइलाइटिस के दोस्तों विस्तृत से बता चुके हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। 11 नंबर दोस्तों, चाइल्ड लेबर एक्ट वर्ष डैश में पारित हुआ। दोस्तों जो चाइल्ड लेबर है वो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, 1986 में। दोस्तों ये जो चाइल्ड लेबर है इसमें जो बाल श्रम होता है इसको रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया 1946 में। तो ये चीज़ें हो गया। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि हीमोफीलिया एवं परंपरागत रूप से होने वाले गड़बड़ी है। दोस्तों हीमोफीलिया एक क्या है, जो कि दोस्तों ब्लीडिंग है। मतलब इसमें हीमोफीलिया में होता क्या है साथियों कि आपका जो रक्त है दोस्तों, वो रक्त जो दोस्तों होगा वो रक्त के स्राव जो है दोस्तों वो नहीं होता है, सॉरी रक्त का स्राव नहीं रुकता है। अगर कहीं कट फट जाता है तो दोस्तों वो हीमोफीलिया में होता क्या है कि घाव वाले या कट फट वाले व्यक्ति में ये रक्त बहते रहता है, ये स्राव। तो ही कहता है कि हीमोफीलिया एक परंपरागत रूप से होने वाली ब्लीडिंग गड़बड़ी है, डिसऑर्डर है। मतलब ब्लीडिंग मतलब होता है रक्त स्राव, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 13 है BCG रूट द्वारा दिया जाता है। दोस्तों BCG किसके द्वारा दिया जाता है, तो सबक्यूटेनियस द्वारा दिया जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इंट्रामस्क्यूलर है, सबक्यूटेनियस है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो इंजेक्शन देने का ये सब विधि है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्क्यूलर, ऑस्टियो में देने के लिए एक अलग सा है। तो यही सब चीज़ें होता है। तो जान लीजिए कि BCG जो है वो सबक्यूटेनियस रूट द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ हो गया। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि टीबी बीमारू का रोगाणु होता है। दोस्तों ये भी चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि टीबी बीमारू जो होता है वो किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, MTB के कारण। तो कहीं MTB लिखा हो तो समझ जाइए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि टीबी का एक रोगजनक है। 15 नंबर है मेरुदंड के पास सर्व घुमाव को कहते हैं। दोस्तों जो मेरुदंड होता है दोस्तों, जो हमारा स्पाइनल है उसके पास सर्व दोस्तों घुमाव को क्या कहते हैं, तो साथियों उसको हम लोग कहते हैं स्कोलियोसिस। जी हाँ दोस्तों, स्कोलियोसिस कहते हैं। मेरुदंड के पास सर्व घुमाव को क्या कहते हैं, तो स्कोलियोसिस कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मेरुदंड के पास सर्व घुमाव को क्या कहते हैं, तो स्कोलियोसिस कहते हैं। 16 नंबर है वे शिशु जिनका जन्म गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों प्री मैच्योर या प्री टर्म बेबी कहते हैं। और परिपक्व शिशु कहते हैं जो 37 सप्ताह से पूर्व हो जाए या समय से पहले हो जाता है उस वैसे शिशु को। 17 नंबर है BCG का टीका डैश की डैश आयु तक लगाया जाता है। दोस्तों जो BCG होता है, BCG का मतलब होता है बैसिलस कॉन्वेंट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। जो कि दोस्तों BCG का जो टीका है वो दोस्तों 35 वर्ष से तक के आयु को लगाया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर साथियों कि प्लूरल स्पेस में पीव या मवाद के संग्रह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो प्लूरल स्पेस है उसमें पीव या मवाद के संग्रह को क्या कहते हैं, तो एम्पाइमा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एम्पाइमा और एफाइजमा होता है। तो एपाइमा जो होता है दोस्तों वो प्लूरल स्पेस में पीव या मवाद हो जाता है, उसको हम लोग एपाइमा कहते हैं। 19 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि शिशु के जन्म के बाद प्रथम 3 दिनों तक माँ के स्तनों से निकलने वाले पिलापन लिए दूध को कहते हैं। दोस्तों जो मतलब जो बच्चा जो जन्म लेता है और दोस्तों उसके जो 3 दिन तक जो होता है ना, 3 दिन तक जो दोस्तों दूध आता है माँ का, वो दोस्तों दूध को क्या कहते हैं, स्तन से जो दूध आने वाला है बच्चा हुआ और उस दिन से लेकर आगे 3 दिन तक दोस्तों जो माँ के स्तन से जो दूध आता है, जो पिलापन होता है, उसको क्या कहते हैं, तो कोलोस्ट्रम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपसे कुछ दिन क्वेश्चन पूछ देगा कि शिशु जन्म के बाद माँ के स्तन से आने वाले दूध को 3 दिन तक पिलापन दूध को क्या कहते हैं, तो कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि खसरे का टीका लगाने की आयु होती है। दोस्तों जो खसरे का टीका लगाने का आयु होता है वो 15 से 6 वर्ष तक होता है, जो कि खसरे का टीका लगाया जाता है। और दोस्तों खसरा वैसा रोग होता है जिसमें आपके अगर इससे पीड़ित होता है तो बच्चा के स्किन पे लाल लाल धब्बा हो जाता है, वही खसरा होता है। और ये टीका लगाने का जो आयु है 15 महीने से लेकर 6 वर्ष तक, इसको ध्यान में रखिएगा। 21 है नवजात शिशु का समान वजन कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नवजात शिशु होता है मतलब दोस्तों एकदम नए नए जो बच्चा हुआ है उसका वजन कितना होता है, तो 2.8 kg। जी हाँ दोस्तों, ये एवरेज है, अब इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा हो गया वो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम हो गया वो भी प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल 2.8 kg बताया गया है। 22 नंबर है अपकार योग सबसे पहले डैश ने शुरू किया। दोस्तों जो अपकार योग है मतलब दोस्तों अपकार जो योग है वो सबसे पहले किसने शुरू किया, तो वर्जीनिया अपकार ने। मतलब नाम पे ही इनके पड़ा है अपकार योग, मतलब डॉक्टर वर्जीनिया अपकार ने। 23 है दोस्तों जब नवजात शिशु के दोनों गालों को छूने पर वह स्तन ढूंढने के लिए मुड़ता है, इससे परिवर्तित कौन सा रिफ्लेक्टिव कहते हैं, तो रूट रिफ्लेक्स कहते हैं। दोस्तों जब नवजात है अगर माता उसके दोनों गाल को अगर छूते ही है तो वो क्या करता है, स्तन को ढूंढने लगता है दूध के लिए। तो दोस्तों वो जो ढूंढने लगता है मतलब जो मुड़ेगा स्तन को ढूंढने के लिए इधर से उधर, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, रूट रिफ्लेक्स कहेंगे। मतलब दोस्तों जो प्रतिवर्त होगा जो रिफ्लेक्स होगा वो रूट रिफ्लेक्स होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए।
24 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि 42 हफ्ते या इससे अधिक हफ्ते की गर्भावस्था की आयु के बच्चे को क्या कहते हैं? पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। दोस्तों 42 या इससे अधिक हफ्ते की गर्भावस्था के आयु के बच्चे को क्या कहते हैं? पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। तो यही प्रश्न है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं अगर वो 42 हफ्ते के और दोस्तों इससे अधिक का अगर वो बच्चा होता है गर्भावस्था उसके बाद अगर जन्म लेता है तो ऐसे बच्चे को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। और दोस्तों 37 सप्ताह से पहले अगर बच्चा हो जाता है तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री टर्म कहते हैं, या दोस्तों उसको हम लोग प्री मैच्योर कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये 42 सप्ताह अधिक हो जाता है, अगर इससे बाद होता है तो उसको हम लोग बाद अवधि के बाद का शिशु कहते हैं, तो इसीलिए पोस्ट टर्म बेबी है। 25 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं टिटनस होने के कारण क्या होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम लोग टिटनस भी देख चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन का टिटनस का रोग लक्षण कारण सब चीज़ देख चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कारण पूछा है तो ये होता है क्या चीज़? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि टिटनस होने का कारण क्या है, टीबी होने का कारण क्या है, उसके बाद और सारे चीज़ है वो पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है टिटनस के कारण। टिटनस का कारण कौन सा होता है, किसका कारण से होता है टिटनस? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 26 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं नवजात शिशु के पहले मल को कहते हैं। दोस्तों जो नवजात शिशु होते हैं उसके पहला जो मल होता है उसको क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। दोस्तों ये सब ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि जो शिशु होता है दोस्तों उसके स्वास्थ्य का देखभाल उसके मल के द्वारा ही पहचाना जाता है अधिकतर। तो इसको लिए दोस्तों नवजात शिशु के जो पहला मल होता है, मतलब जो प्रथम जो मल होता है उस मल को क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। 27 इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि नवजात शिशु के पहले मल को या नवजात शिशु के नए मल को या नवजात शिशु के होने के पहले मल को क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। 27 नंबर है तीव्र वात ज्वर, मतलब एक्यूट रियूमेटिक फीवर होने के कारण क्या है? दोस्तों तीव्र वात ज्वर जो होता है, मतलब तेज़ी से जो ज्वर आएगा दोस्तों, वो होने का कारण क्या होता है? एक्यूट रियूमेटिक फीवर होता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस जो है ग्रुप ए के कारण जो है तीव्र वात ज्वर होता है, तो ध्यान में रखिएगा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत शानदार सभी के सभी प्रश्न हैं। यहाँ पे देखिए 28 नंबर है क्षय रोग का कीटाणु होता है। दोस्तों ये भी टीबी का हम ऊपर भी पढ़े हैं कि जो क्षय रोग का जो कीटाणु होगा, जीवाणु होगा, रोगाणु पूछेगा तो आप सीधा बताएंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये चीज़ हो गया। 29 नंबर है ब्रोंकाई के प्रदाह को क्या कहते हैं? दोस्तों ब्रोंकाई पूछ दे या दोस्तों फेफड़ा पूछ दे, लंग्स पूछ दे, इसके प्रदाह को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। 30 नंबर है दोस्तों नाभि के प्रदाह को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हमारा नाभि होता है उसके प्रदाह इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? ओम्फलाइटिस कहते हैं। ज़्यादा तो ओम्फैलाइटिस कहते हैं, ओम्फलाइटिस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ओम्फलाइटिस कहते हैं किसको? नाभि के प्रदाह को ओम्फैलिटिस कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 31 नंबर है सूर्य के प्रकाश से विटामिन, कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों जो सूर्य के प्रकाश होता है, अगर सुबह सुबह आप फर्स्ट जो सूर्य का किरण होता है उसके सामने अगर आप बैठते हैं तो दोस्तों हड्डी का काफ़ी फायदेमंद होता है, विटामिन डी मिलता है वहाँ से। दोस्तों तेज़ धूप में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो सुबह सुबह तेज़ रोशनी निकलती है उसका मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों RCH का पूर्ण रूप होता क्या है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है, तो RCH का पूरा नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 33 नंबर है खसरा वैक्सीन कितने महीने की आयु में लगता है? दोस्तों जो खसरा वैक्सीन होता है 10 महीने की आयु में लगता है, मतलब 9 से 15 महीने की आयु में लगता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि जो खसरा होता है दोस्तों वो जो है 9 से 15 माह की आयु में लगता है। 34 नंबर है बच्चों की न खाने योग्य पदार्थ के निरंतर खाते रहने की आदत को क्या कहते हैं? दोस्तों मतलब जो बच्चा है उसको दोस्तों ऐसा पदार्थ जो कि नहीं खाना चाहिए लेकिन उससे वो निरंतर खाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम लोग पीका कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि पीका क्या है, तो बच्चों का न खाने योग्य ऐसा पदार्थ जिसको वह क्या है लगातार खाता हो और उसके आदत पड़ गया हो, तो उससे हम लोग पीका कहते हैं। 35 नंबर है दोस्तों एनक्रोपेसिस। जी हाँ दोस्तों जो एनक्रोपेसिस है, मतलब दोस्तों एनक्रोपेसिस का मतलब होता क्या है? तो दोस्तों जो एनक्रोपेसिस है इसका मतलब होता है अनैच्छिक मल त्याग। अनैच्छिक मतलब होता है दोस्तों कि आपके मन से नहीं होगा, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अनैच्छिक मल त्याग। तो दोस्तों ये एनक्रोपेसिस का मतलब होता है अनैच्छिक मल त्याग। 36 नंबर है बिडाल टेस्ट बीमारी को पता करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो बिडाल टेस्ट होता है किस बीमारी को पता करने के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड का। दोस्तों आपके अंदर अगर बुखार बहुत दिनों से है और अगर उसके साथ में दोस्तों और खांसी बुखार है, ऐसे चीज़ें हैं, तो दोस्तों आपको टाइफाइड का लक्षण होता है और उसके लिए दोस्तों बिडाल टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि क्या सच में टाइफाइड है या नहीं है।
37 नंबर है साथियों, देख सकते हैं मेनिंजिस में सूजन आने को क्या कहते हैं। दोस्तों जो मेनिंजिस है उसमें सूजन आने को क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। बहुत ही शानदार है। जो दोस्तों हमारे ब्रेन का रोग होता है मेनिंजाइटिस वही होता है। मेनिंजिस में सूजन आ जाएगा तो वो मेनिंजाइटिस होता है। 38 नंबर है दोस्तों, बीमारी में हेड सरकमफ्रेंस बड़ा हुआ होता है। दोस्तों जो शिशु होता है उसके दोस्तों हेड में अगर दोस्तों सरकमफ्रेंस बड़ा हुआ होता है, मतलब दोस्तों हमारे जो बच्चा होता है उसके हेड में सरकमफ्रेंस पाया जाता है, और वो सरकमफ्रेंस दोस्तों अगर सामान्य से बड़ा हो जाता है तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसेफलस कहते हैं, जल शीर्ष कहते हैं। जो कि जल शीर्ष ऊपर देखे हैं कि वो जो जल शीर्ष होता है ना दोस्तों, उसमें जल भर जाता है और वो सूज जाता है, फूल जाता है, जो कि ये दोस्तों सिर में होता है बच्चे को, तो उसी को हम लोग हाइड्रोसेफलस कहते हैं, मतलब जल शीर्ष कहते हैं। ये चीज़ हो गया। 39 नंबर है दोस्तों, सर्जरी द्वारा अपेंडिक्स को निकालने की विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अपेंडेक्टोमी भी पढ़ चुके हैं, जिसमें दोस्तों जो अपेंडिक्स होता है उसको दोस्तों सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है, उसे हम लोग अपेंडेक्टोमी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर है, फाइमोसिस का सर्जिकल प्रबंध होता है। दोस्तों जो फाइमोसिस होता है यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये फाइमोसिस एक प्रकार का हमारे विकार है शरीर का। तो ये फाइमोसिस में अगर दोस्तों सर्जरी मैनेजमेंट होता है उसे हम लोग दोस्तों सर्कुम्सन कहते हैं। दिया दोस्तों सर्क्यूम्सन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो फाइमोसिस है उसमें सर्जिकल जो प्रबंध होता है उसे हम लोग सर्कुम्सन कहते हैं। जिनको दोस्तों अगर ऐसे इंग्लिश वाले वर्ड में अगर प्रॉब्लम हो वर्ड मीनिंग में, तो आप एक जगह पे कहीं पे लिख लीजिएगा। तो दोस्तों 41 नंबर है कि डैश के बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। दोस्तों जो BCG का कॉल्मेंट बैसिलस ग्यूरिन है दोस्तों, उसको जो बैसिलस कॉल्मेंट जो ग्यूरिन है वो किसके बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है, तो दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस को दिया जाता है। BCG क्या है, एक टीका है, तो ये TB के रोग के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही शानदार है। 42 नंबर, PDA का पूरा नाम होता क्या है। दोस्तों जो PDA है फुल फॉर्म पूछ लेगा कि PDA का पूरा जो RCH का पूछेगा तो दोस्तों रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ हम बता चुके हैं ऊपर में। PDA का पूछेगा तो देखिए पैटेंट डक्टस आर्टेरियस, या दोस्तों पैटेंट डक्टस आर्टेरियस, या दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि पैटेंट डक्टस आर्टेरियस होगा PDA का फुल फॉर्म, ध्यान में रखिएगा। 43 नंबर है, नवजात शिशु के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। दोस्तों नॉर्मल तो सब लोग जानते हैं कि 120 दिन होता है RBC का जीवन काल, लेकिन अगर उसी में पूछेगा कि शिशु में या नवजात जो शिशु होता है उसमें कितना होता है RBC का जीवन काल, तो 30 से 50 दिन होता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, कोई भी आदमी 120 दिन मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। वयस्क में या सीधा पूछेगा कि RBC का कार्यकाल कितना होता है, तब आप 120 दिन लिखेंगे तो सही होगा। लेकिन अगर वहाँ पे अगर नवजात शिशु इन्फेंट शिशु लगा देगा तो आप 120 दिन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। राइट क्या होगा, 35 से 50 दिन RBC का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 44 नंबर, बहुत ही शानदार है प्रश्न। देखिए खसरा का उद्भावन काल कितना होता है। दोस्तों जो खसरा है उसका उद्भावन काल होता है 14 दिन, मतलब दोस्तों 7 से 14 दिन होता है इसका उद्भावन काल। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि जो खसरा है उसका उद्भावन 7 से कितना होता है, 14 दिन। नेक्स्ट है 45 नंबर, टिटनस नियोनेंट्रम जो होता है कीटाणु दोस्तों जो है होता है, जो टिटनस का जो दोस्तों नियोनेंट्रम जो दोस्तों कीटाणु किससे होता है, तो दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। दोस्तों ये जो हमारा टिटनस होता है दोस्तों वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, और ये किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, ध्यान में रखिएगा। तो यही होता है जो टिटनस दोस्तों नियोनेंट्रम है डैश कीटाणु से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 46 नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि मंगोलियन बेबी को डैश नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो मंगोलियन बेबी होता है उसमें दोस्तों हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं, मतलब दोस्तों जो मंगोलिया के जो दोस्तों बेबी होता है ना उसमें देखते हो या कहीं ना कहीं दोस्तों उसके विकार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 47 नंबर है, एंटेरियर फ्रंटल 10 महीने तक दोस्तों पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। तो दोस्तों कितने से कितने पूछेगा, तो 18 से 24। अगर सीधा पूछेगा कि एंटेरियर जो फ्रंटल होता है वो दोस्तों कितने महीने में बंद हो जाता है, तो 18 महीने। सिर्फ कितने महीने पूछेगा तो 18 दीजिएगा, और कितना से कितना देगा तो 18 से 24 लिखिएगा। तो ध्यान में समझ लीजिए, जो कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं। 48 नंबर है, डिप्थीरिया की रोकथाम के डैश टीके दी जाती है। दोस्तों जो डिप्थीरिया होता है दोस्तों DPT, डिप्थीरिया प्यूटरस टिटेनिस, दोस्तों ये जो होता है डिप्थीरिया होता है, DPT के दोस्तों रोकथाम के लिए डिप्थीरिया टीका दिया जाता है, तो इसी को आप लोग ध्यान में रखिए। 49 नंबर है, बच्चे का पहला अस्थायी दांत 10 से 10 माह में निकलता है। दोस्तों जो बच्चा होता है उसके दोस्तों अस्थायी दांत, मतलब दोस्तों देखते होइएगा जो बच्चा होता है पहला दांत जो निकलता है उसके बच्चे में जन्म के कुछ महीनों बाद, मतलब दोस्तों लगभग 6 महीने या 8 महीने बाद, तो वो दोस्तों कभी 4-5 सालों में या 6 सालों में होता क्या है कि वो टूट जाता है और उस पर फिर से नए दांत होता है, तो उसी को हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। मतलब ये अस्थायी नहीं है, आगे चल के फिर से इसमें
एक विकास होगा और एक टूटकर फिर से नए होगा। तो यही मतलब होता है अस्थायी का। तो अस्थायी जो दांत होता है बच्चे में वो 6 से 8 माह में निकलता है। उसके बाद देखिए 50 नंबर है PEM का पूर्ण रूपेण होता क्या है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोटीन है, जो पोषक ऊर्जा कुपोषण जो है वो दोस्तों PEM का फुल फॉर्म है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि PEM का फुल फॉर्म होता क्या है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर है अढ़ाई किग्रा भार से कम वजन वाले बालक को क्या कहते हैं? दोस्तों जो 2.5 किलो से कम अगर बच्चा जन्म लेता है और उसका वजन अगर 2.5 किलो से कम हो, मतलब 2.5 kg से कम हो, तो दोस्तों उसको हम लोग LBW कहते हैं। ये आप क्रिकेट वाला LBW मत समझिएगा। ये LBW यहाँ पे अर्थ होता है मतलब लो बर्थ वेट होता है, लो बर्थ बेबी होता है। जी दोस्तों, लो बर्थ वेट बेबी मतलब दोस्तों जो है वो जन्म के समय जो भार होगा वो कम हो जाएगा, उसी को हम लोग लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। तो 2.5 kg से कम होगा तो ये होता है। और समान कितना होता है वजन? 2.8 kg। तो हम लोग देखें ऊपर। अब देखिए दोस्तों 52 नंबर है, कहेगा कि 6 माह तक शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है? दोस्तों जो 6 माह तक शिशु होता है, मतलब जो बच्चा जन्म लिया और 6 माह तक जो उसका सर्वोत्तम जो आहार होता है वो क्या होता है? तो माँ का दूध होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 53 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, जो दोस्तों अपकार स्कोर वर्ष डैश में विकसित किया गया। दोस्तों ऊपर हम लोग देखे हैं कि अपकार जो है दोस्तों वर्जीनिया अपकार के द्वारा लाया गया, डॉक्टर वर्जीनिया अपकार। और जो दोस्तों अपकार का जो स्कोर होता है किस वर्ष में विकसित किया गया? तो 1952 में। ध्यान में रखिएगा। 54 नंबर है स्तनपान कराने वाले माताओं में डैश का खतरा कम होता है। दोस्तों जो माता अगर स्तनपान अच्छे से बच्चे को कराते हैं उसमें दोस्तों कैंसर का जो स्तन कैंसर है उसके दोस्तों चांस जो है कम जाता है। देखते हुएगा दोस्तों, जो मॉडर्न युग में लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, स्तनपान नहीं कराना चाहते हैं बच्चे को, और वो बच्चे को बाहरी उनको स्रोत देते हैं दूध का। तो दोस्तों उससे होता क्या है? बच्चा तो कहीं ना कहीं बच्चा को भी इफेक्ट पड़ता ही है उसके मानसिक प्रॉब्लम पर। तभी दोस्तों आज देखते होइएगा कि बहुत सारे केसेज में होता क्या है कि बच्चा दोस्तों मंदबुद्धि का हो जाता है, और दोस्तों उसको वो चीज़ें सियान जब बड़ा होता है फिर भी उसको इफेक्ट करता है। बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन उसको अंदर से कोई दिमाग नहीं रहता है। तो ये सब दोस्तों मॉडर्न युग का ही कमाल है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लोग जो है बहुत सारे लड़कियाँ स्त्रियाँ जो है वो क्या करती है? अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती है, जिसके कारण होता क्या है कि उसके स्तन में दोस्तों जो जमाव होता है वो गांठ बन जाता है और फिर ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये चीज़ें होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 55 नंबर है, कहता है कि हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल डैश से 10 तक होता है। दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल या सीधा हेपेटाइटिस भी पूछ देगा तो ध्यान में रखिएगा कि 2 से 5 माह तक इसका उद्भवन काल होता है। उसका दोस्तों 56 नंबर है डिप्थीरिया डैश जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों किस जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए यहाँ पे कौड़ी, यहाँ पे देखिए डिप्थीरिया किस जीवाणु के कारण होता है, मतलब किस बैक्टीरिया के कारण? तो कौड़ी नाई बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ध्यान में रखिएगा, कौड़ी नाई बैक्टीरियम डिप्थीरिया। आपसे क्वेश्चन यही तरह के पूछेगा कि डिप्थीरिया किस जीवाणु से होगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि टिटनस किससे होगा, टीबी किससे होगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो डिप्थीरिया है वो होगा कौड़ी नाई बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कौड़ी नाई बैक्टीरिया। दोस्तों सिर्फ आपको क्या लिखना है? कौड़ी नाई मतलब CORINAE, उसके बाद बैक्टीरियम डिप्थीरिया लिख दीजिएगा। आसान है, नहीं अगर आता है तो आपको इसको पेज पर लिख लेना चाहिए अलग। 57 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, लिखा हुआ है कि लो बर्थ वेट शिशुओं को देखभाल तकनीक क्या है। दोस्तों जो बच्चा अगर जन्म लिया, अगर उसका भार अगर कम है दोस्तों, वजन अगर उसके समान से कम है, मतलब लो बर्थ वेट है, तो दोस्तों उसको कंगारू मदर केयर के थ्रू जो है दोस्तों KMC के थ्रू, इसको शॉर्ट में KMC कहा जाता है और फुल में कंगारू मदर केयर कहा जाता है। इसको जो है वो माता अपने दोस्तों कंगारू जैसे होता है ना, अपने बच्चे को देखते हुए कि अपने वो जो उनके जो दोस्तों अपने साथ लेकर चलता है, अपने तकनीकी का उपयोग करके वो बच्चे को अपने ही शरीर के थ्रू रखता है, शरीर के अंदर में कंगारू। तो उसी प्रकार से यहाँ भी माता जो है दोस्तों बच्चे को अपने जो है वो अपने में सीने से साट के यहाँ पे रखती है लो बर्थ वेट बेबी को। तो ये चीज़ें है KMC के थ्रू होता है इलाज उसका। 58 नंबर देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो RCH है, इसका कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? 1997 में आरंभ हुआ। तो ध्यान में रखिएगा, जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है RCH का कार्यक्रम 1997 में आरंभ हुआ। तो दोस्तों जो अपकार विधि है वो कब विकसित किया गया? 1952 में। और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया? तो ये 1997 में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। 59 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सिक टेस्ट डैश रोग का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों जो सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया रोग का यहाँ पे होता है, और डिप्थीरिया होने का कौन सा जीवाणु कारक है? तो कौड़ी नाई बैक्टीरियम डिप्थीरिया। और पूछेगा कि डिप्थीरिया के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों सिक टेस्ट किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए। उसका दोस्तों है 60 नंबर, जन्म के बाद के शिशु के शरीर नीला पड़ने से डैश रोग का संकेत मिलता है। दोस्तों जन्म हुआ बच्चा को और बच्चा का शरीर नीला पड़ने लगता है तो वह क्या संकेत दर्शाता है? तो दोस्तों वो संकेत दर्शाता है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। जी दोस्तों ये कौन सा रोग दर्शाता है? कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट रोग इसको बच्चे में होगा, नीला
तैयार अगर शरीर पड़ने लगा तो। 61 नंबर है नवजात शिशु पीलिया दोस्तों नियोनेंटल जो जॉन्डिस होता है कि चिकित्सा दय से की जाती है। दोस्तों जो बच्चे में सबसे जो बच्चा होता है दोस्तों, बच्चे में अगर देखते होइएगा कि बच्चा में अगर पीलिया जॉन्डिस हुआ बच्चा अगर हो गया तो दोस्तों उसके लिए फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। फोटोथेरेपी क्या है इसको हम लोग विस्तृत से जान चुके हैं, ये 10 नंबर में पूछता है, तो जाके वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों 62 नंबर है कि जल शीर्ष मतलब हाइड्रोसेफलस में शीर्ष शिशु का सिर हो जाता है बड़ा, मतलब इसमें जो है वजन बढ़ जाता है, इसमें सूजन हो जाता है, इसलिए जो है दोस्तों जल भर जाता है, तो यही होता है दोस्तों बड़ा हो जाता है हाइड्रोसेफलस में मतलब जल शीर्ष में। 63 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मल के साथ रक्त आने को क्या लक्षण कहता है। दोस्तों अगर रक्त के साथ अगर मल आ रहा है, मल के साथ अगर रक्त आ रहा है तो उसके दोस्तों लक्षण को हम लोग मैलिना कहते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 64 नंबर है बच्चों में सूखा रोग जो मरासमस होता है किसके कुपोषण से होता है, तो प्रोटीन एनर्जी की कमी से दोस्तों बच्चों में सूखा रोग जिसको हम लोग मरासमस कहते हैं, ये बच्चे में प्रोटीन एनर्जी की कमी से होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं 65 नंबर बच्चों में बेरी रोग विटामिन किसके कमी से होता है, तो विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में बेरी किसके कमी से होता है, तो विटामिन B1 जिसको थायमिन बोलते हैं। 66 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं साथियों बहुत ही ज़बरदस्त है कि माँ के दूध में जीवाणुओं की वृद्धि रोकने वाला पदार्थ होता है। दोस्तों जो माँ के दूध है उसमें दोस्तों आप जानते हैं कि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें इन्फेक्टेड रहता है, तो जो माँ के दूध होता है उसके जीवाणु में बैक्टीरिया में वृद्धि होने को रोकने वाला पदार्थ होता है, उसके हम लोग लैक्टोफेरिन कहते हैं, जो कि ये मौजूद रहता है माँ के दूध में। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो चुका। 67 नंबर देखिए कैपुट सेक्सेडेनियम रोग शिशु के डैश में पाया जाता है। दोस्तों जो कैपुट सेक्सेडेनम है ये हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कि जो स्केल्प जो है वो स्केल्प में कौन से रोग होता है, तो ये कैपुट सेक्सेडेनम होता है, या इसी को उल्टा पूछेगा कि कैपुट सेक्सेडेनम रोग शिशु के किस में पाया जाता है, तो स्केल्प में पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 68 नंबर बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जल शीर्ष जो हाइड्रोसेफलस के सर्जिकल ट्रीटमेंट में लगाया जाता है। दोस्तों जो हाइड्रोसेफलस होता है, हाइड्रोसेफलस मतलब जो ब्रेन है दोस्तों उसमें अगर जल जमाव हो गया है, सिर बड़ा हो गया है बच्चा का, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों शंट लगाया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में शंट के थ्रू दोस्तों उसमें जो भी चीज़ें होता है उसको बाहर निकाला जाता है जल शीर्ष को मतलब जल से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न है कि हिर्स्प्रंग्स रोग है वो दोस्तों किसे कहते हैं, तो दोस्तों हिर्स्प्रंग्स रोग को हम लोग कॉन्जेनिटल मेगालोनन कहते हैं। दोस्तों जो हिर्स्प्रंग्स रोग होता है उसको हम लोग कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन कहते हैं। दोस्तों कॉन्जेनिटल मेगालोकॉन कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि हिर्स्प्रंग्स रोग को कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन कहते हैं, जिसको ध्यान में रखिएगा। 70 नंबर है साथियों कि काली खांसी वूपिंग कफ का रोग डैश जीवाणु से होता है। दोस्तों जो काली खांसी होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो दोस्तों ये होता है बॉर्डेटेला पर्टुसिस। जी हाँ दोस्तों बॉर्डेटेला, इसको याद रखिए दोस्तों, यही सब चीज़ें याद रखने का है, वरना आपको तो बहुत सारी चीज़ें याद ही रहेगा, तो इसी सब चीज़ को आप लोगों को याद रखना पड़ता है कि काली खांसी का जो रोग है वो किस जीवाणु से होगा, तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस। तो हम आपको दोस्तों उसी समय से बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई वर्ड अगर हार्ड लगता है तो उसको आप लोग क्वेश्चन सहित स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, ये चीज़ें हैं। तो काली खांसी का कौन सा जीवाणु है, तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस। उसके बाद दोस्तों 71 नंबर है मियादी बुखार जो टाइफाइड होता है, जिसको आमतौर पे मियादी बुखार बोलते हैं, ये बच्चों में डैश नामक जीवाणु से होता है। तो किस जीवाणु से होता है, तो जानते हैं कि जो टाइफाइड होता है वो सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही शानदार था कि मियादी बुखार जो टाइफाइड फीवर है वो बच्चों में किस जीवाणु से होता है, सल्मोनेला टाइफी के कारण, तो ध्यान में रखिएगा। 72 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न है विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों ये नॉर्मल है कि विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। 73 नंबर है विटामिन B12 की कमी से होने वाले रक्ताल्पता को कहते हैं। दोस्तों मतलब जो विटामिन B12 की कमी से जो रक्ताल्पता होगा वो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसको हम लोग पहले सर्जिकल वाला में भी देख चुके हैं कि विटामिन B2 के कमी से जो एनीमिया होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये चीज़ें होता है, आयरन के भी कमी से होता है एनीमिया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 74 नंबर है पल्स पोलियो टीकाकरण भारत में किस वर्ष आरंभ हुआ। दोस्तों जो पल्स पोलियो टीकाकरण है 1995 में आरंभ किया गया। तो दोस्तों ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, अगर आपसे पूछ देगा कि पल्स पोलियो पर लिखिए तो आप लोग क्या लिखेंगे कि पल्स पोलियो टीकाकरण भारत का एक बहुत ही सफलतापूर्वक अभियान था, जिसको 1995 में क्या किया गया, आरंभ किया गया। तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन को लिखा जाता है। 75 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आसानी से कि अधिकतर वैक्सीन का भंडारण 10 ताप पर करते हैं। दोस्तों जो वैक्सीन होता है जिसमें दोस्तों
इम्यूनाइजेशन जो करने के लिए जो वैक्सीन बनाया जाता है टीकाकरण के लिए, उस वैक्सीन के जो दोस्तों आमतौर पे जो ताप होता है उसका भंडारण स्टोरेज जो होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। मतलब दोस्तों जो हमारा वैक्सीन होता है उससे बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए, वरना उसके अंदर का जो दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको एक ताप पर बनाए रखा जाता है और इसी चीज़ें को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड चेन कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग देखते हैं 76 नंबर, जन्म के बाद फेफड़ों में फैलाव न होना क्या कहलाता है। दोस्तों जन्म के बाद अगर बच्चे में फेफड़ा फैलाव नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटलीकेटिस कहते हैं। या दोस्तों एटलीकेटासिस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि एटलीकेटासिस कहते हैं कि जन्म के बाद अगर फेफड़ा नहीं फैल रहा है, क्योंकि फेफड़ा को फैलना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, वही क्या करता है, वात स्फीति का काम करता है, गैस को आदान प्रदान करता है। तो ये इसके लिए फैलाव नहीं होता है, तो मतलब होता है कि उसको हम लोग एटलीकेस्टस कहते हैं, एटलीकेटिस कहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा, एटलीकेटासिस कहते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, फेफड़ा का फैलाव में न होना एटलीकेटासिस कहलाता है। 77 नंबर देख सकते हैं कि बच्चों में मोरो रिफ्लेक्स डैश महीने तक होता है। दोस्तों जो बच्चों में मोरो प्रतिवर्त होता है, मतलब मोरो जो रिफ्लेक्स होता है वो 3 से 4 महीने तक होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसका दोस्तों है यहाँ पे देखिए 78 नंबर है कि MMR का टीका डैश की उम्र में दिया जाता है। दोस्तों जो MMR होता है इसका दोस्तों जो होता है इसका दोस्तों होता है मम्प मैसिलस रूबेला, ऐसे ही कुछ करके होता है MMR का। मम्प मसल्स इसी प्रकार से कुछ होता है। एक होता है मम्प्स और एक मम्प का एक एम का मतलब क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, और आर का मतलब रूबेला होता है। तो यही चीज़ें है। MMR का जो टीका होता है वो 18 महीने में की उम्र में दिया जाता है। 79 नंबर है कि मिसल्स, हाँ दोस्तों मम्प्स मिसल्स और रूबेला, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिसल्स, याद आ गया कि मम्प्स मिसल्स रूबेला, ये होता है MMR का फुल फॉर्म। तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि मम्प्स मिसेल्स रूबेला। अब देखिए यहाँ पे है मिसेल्स में दिखाई देने वाले नैदानिक चिन्ह क्या है। दोस्तों मम्प्स में दिखाई देने वाला ऐसा चिन्ह जिससे क्या हो, ट्रीटमेंट मतलब डायग्नोसिस हो सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। या दोस्तों तो मिसेल्स में जो दिखाई देने वाला नैदानिक चिन्ह है उसे हम लोग कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि कॉप्लिक स्पॉट किस में दिखाई देने वाला एक नैदानिक चिन्ह है, तो मिसेल्स में, या पूछ देगा कि मिसेल्स में दिखाई देने वाला नैदानिक चिन्ह कौन सा है, तो कॉप्लिक स्पॉट। 80 नंबर है नवजात में पाए जाने वाले 3 प्रतिवत रिफ्लेक्स है। दोस्तों जो नवजात शिशु होता है उसमें 3 प्रकार के रिफ्लेक्स पाया जाता है, जो कि हम लोग ऊपर से देखते आ रहे हैं, रिफ्लेक्स। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्स बच्चों में, नवजात शिशु में 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, रूटिंग, सक्सिंग, मोरो। जी हाँ दोस्तों, रूटिंग, सक्सिंग, मोरो, ये 3 प्रकार का आपसे पूछेगा कि बताइए कि भाई कौन कौन से रिफ्लेक्स होता है, प्रतिवर्त कौन कौन से है नवजात शिशु में। तो एक रूटिंग, एक सक्सिंग, एक मोरो, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 81 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है कि DPT वैक्सीन 3 बीमारियों डैश को बचाता है। दोस्तों जो DPT है ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस से बचाता है। DPT का जो दोस्तों वैक्सीन होता है ये 3 बीमारी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस से बचाया जाता है। तो ये चीज़ों को देख लिए। अब 82 नंबर देख सकते हैं कि निर्जलीकरण, जो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बच्चों को क्या देते हैं, तो प्रथम उपचार हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही देखे हैं कि प्रथम उपचार जो निर्जलीकरण का है वो है ORS का घोल। तो यही चीज़ें हैं। 83 नंबर है निमोनिया डैश नामक कीटाणुओं से फैलता है। दोस्तों ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि जो निमोनिया होता है, जो फेफड़े का रोग है दोस्तों, वो दोस्तों किस कीटाणु से फैलता है, तो दोस्तों ये फैलता है डिप्लोकोकस से निमोनिया। जी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निमोनिया जो दोस्तों कारण होता है वो डिप्लोकोकस निमोनिया होता है। एक कीटाणु है जो कि निमोनिया होने का है, डिप्लोकोकस निमोनिया। उसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिजल्स में मुंह के गाल के अंदर के भाग में दिखाई देता है। दोस्तों मिजल्स में जो मिसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो दोस्तों यहाँ पे मिजल्स लिखा है। तो ये जो मिसल्स होता है या मिजल्स जो है उसके में जो मुंह के गाल है, मतलब जो गाल है वो अंदर के भाग में दिखाई देता है। दोस्तों कि ये होता क्या है कि जो मिजल्स में होता है, मिसल्स में ये होता है कि जो गाल है दोस्तों वो उभरा होना चाहिए तभी अच्छा लगता है, लेकिन वो उभरा हुआ नहीं होकर वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है और वही क्या होता है, कॉप्लिक स्पॉट्स होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 85 नंबर, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जर्मन मिसल्स का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों जो जर्मन मिसल्स है उसका दूसरा नाम क्या है, रूबेला है। तो हम लोग देख चुके हैं कि मम्प्स, मिसल्स, रूबेला। तो यही जो जर्मन मिसल्स है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जर्मन मिसल्स का दूसरा नाम क्या है, तो रूबेला है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
86 नंबर है कि शिशु मृत्यु दर की गणना किस सूत्र से किया जाता है। दोस्तों जो शिशु होता है मतलब जो दोस्तों चाइल्ड जो दोस्तों होता है मतलब जो इन्फेंट डेथ रेट है वो दोस्तों किससे गणना किया जाता है शिशु मृत्यु दर का। तो दोस्तों होता है IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। जी दोस्तों इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इसका फुल फॉर्म होता है IMR का। और एक वर्ष में होने वाले शिशुओं की मृत्यु की संख्या। दोस्तों एक वर्ष में जितना भी शिशु का जो संख्या है जितना भी शिशु हुआ है और उसमें से जितना शिशु मर गया है मतलब मृत्यु हो गया है तो वही कहता है कि एक वर्ष में जितना शिशु का मृत्यु हुआ है उसका संख्या और उसी वर्ष में जितना भी दोस्तों जन्म लिया है शिशु उसका संख्या नीचे होगा। मतलब कुल जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या नीचे होगा और कुल जन्म लेने वाले में से जितना भी मर गया हो उसका संख्या ऊपर में होगा और गुने 100 होता है। तो यही होता है IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो दोस्तों ये 86 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोग दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, तैयारी के अच्छा कीजिए। बहुत सारे दोस्तों PDF बना हुआ है, बहुत सारे आपको हम सेकेंड ईयर के लिए 21 से 22 GNM सेकेंड ईयर के लिए आपको प्ले लिस्ट बना दिए हैं। जाकर प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे टाइप का दोस्तों ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो मिल जाएगा, देखिए। और इस तरीक़ा से आपको वीडियो डेली आता रहता है तो आप लोग इसको भी देखिए और दोस्तों प्ले लिस्ट में भी जाकर देखिए ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतरीन हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।